हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड स्टडीज़। आई एम शानू अलावत और आज हम बात करने वाले हैं KVS DSSB के लिए जो आपका लैंग्वेज का पोर्शन आने वाला है हिंदी का, उसके बारे में। ठीक है, सो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी हमारी क्वेश्चन से रिलेटेड नई वीडियोस आएंगी या फिर अदर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वीडियोस आएंगी वो आपको इजीली आप तक पहुंच जाएं। ठीक है, सो सब्सक्राइब कर दीजिए आप चैनल को और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जिसमें कि आपसे पूछा है उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव या फिर अनुभाव। यहाँ से आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आपको एक टाइमर शो कर दिया करूँगी सो दैट, क्योंकि आपको KVS में क्या हो रहा है, आपको पूरा 1 मिनट मिल रहा है, 1 मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए। लेकिन आपको DSSB में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम को बचा के चलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे मैथ्स है। ठीक है, मैथ्स है और रीजनिंग के साथ साथ में आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी आपका टाइम जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो हम काफ़ी सोच के क्वेश्चन को के आंसर को टिक कर रहे होते हैं सो दैट यहाँ आपको ऐसे होगा कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है। लेकिन DSSB में ऐसा नहीं होगा, आपको वहाँ पे ऐसे महसूस होगा कि आपके लिए वो टाइम कम है। तो आपको क्या करना है कि आपको कम टाइम में, जैसे 1 मिनट का ये क्वेश्चन नहीं है, आपको पढ़ना है और इसका आंसर दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम से मैं आपको एक टाइमर शो करा के दे दूंगी अगर आप कहेंगे तो। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं जिसमें जिसमें आपको बताना है कि उत्पन्न भावों को प्रकाशित करने वाले कार्य को हम क्या कहलाता है। वो कहलाता है आपका विभाव। ठीक है, तो उत्पन्न भावों को प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? आपके विभाव। इसकी नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। ठीक है, 3 और 4। खैर, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है धोखा देना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? तो कौन सा है? गोटी बैठाना, चूना लगाना, गले मढ़ना या घास चढ़ना। तो धोखा देना तो आपको भी पता है कि चूना लगाना इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि कौन सा विकल्प जल का पर्यायवाची है? तो जल के पर्यायवाची आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? वारी, पानी, इसके बाद नीर, सलिल, सलिल के बाद आपका तोय, उदक, अंबु। ठीक है, जीवन, जीवन के बाद आपका पेय, अमृत। ठीक है, अमृत और मेघ, मेघ पुष्प, मेघ पुष्प। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं। अब हमें आपको यहाँ ध्यान देना है कि इसका जल का पर्यायवाची यहाँ से कौन सा है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो ये आपका यहाँ से निकल के आ रहा है जिसकी मैंने बात की है, पेय। यानी कि पेय जो है वो जल का पर्यायवाची है। और ये अमेय, अम्बक और है, यानी ये है होता है घोड़े के लिए। ठीक है, तो ये जो है जल के पर्यायवाची नहीं है, सिर्फ पेय जो है वो जल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है। तो कुछ क्या है? आपको लगता है कि ये प्रश्नवाचक हो सकता है क्योंकि प्रश्नवाचक में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, संबंधवाचक में आपको किसी के साथ रिलेशन बताया हुआ होता है। निश्चय में हम श्योर होते हैं, श्योरिटी होती है, एक डेफिनेट आपके पास आंसर होता है। तो कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक, यानी कि 4th आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? लोचन आंख के लिए होता है, कनक जो है ये नहीं होता। ठीक है, यहीं से हमें आंसर मिल गया। कनक जो है सोना, स्वर्ण, स्वर्ण, कंचन। ठीक है, कंचन आदि ये होते हैं कनक के, यानी कि सोने का जो पर्यायवाची है वो है कनक। यानी कि आंख के लिए आपको यहाँ पर 3 जो पर्यायवाची देखने को मिलते हैं, लोचन, चक्षु और दृग। ठीक है, तो ये नहीं है, यानी कि सेकंड आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो कनक जो है वो आंख का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया है सदा प्रसन्न रहो वाक्य में क्रिया की कौन सी वृत्ति है? कौन सी वृत्ति है? निश्चय सूचक है, इच्छा सूचक है, संकेत सूचक है या फिर आज्ञा पूरक है? तो यहाँ से जो आपका आंसर निकल के आएगा वो है आपका इच्छा सूचक। ठीक है, इच्छा सूचक जो है वो आपकी क्रिया में वृत्ति है, यानी कि सदा प्रसन्न रहो इस वाक्य में क्रिया की कौन सी वृत्ति आएगी? इच्छा सूचक वृत्ति।
क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है सुनहरा किस शब्द का विशेषण है। तो आपको बताना है परिमाण बोधक, गुणवाचक, सार्वनामिक या फिर संख्यावाचक। तो यहाँ से आएगा सुनहरा जो है वो गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया है तुम्हारे से यह काम नहीं हो सकता वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है, यानी कि आपको गलती निकालनी है इस वाक्य में कि क्या है गलती। वो तुम्हारे से यह काम नहीं हो सकता, नहीं तुम्हारे से हो सकता यह काम। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका राइट आंसर है। तुम्हारे से यह काम नहीं हो सकता तो एकदम सही है, तुम्हारे से क्या है यहाँ पे त्रुटि है। प्रश्न नंबर 9 में बात की गई है कि अधिकांश लोगों का ऐसा मानना है रेखांकित अंश को किस शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अच्छा, इसमें आपको रेखांकित जो शब्द है वो अंश नहीं दिख रहा है, तो यहाँ इसका रेखांकित जो अंश है वो है अधिकांश। तो अधिकांश को आपको आप किस शब्द से प्रतिस्थापित कर सकते हैं इन ऑप्शंस में से, अधिक, अधिकतर, अधिकतम या सर्वाधिक। अधिकतर इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, अधिकतर, यानी कि अधिकतर लोगों का ऐसा मानना है। योगीराज श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म फल पर उपदेश दिया, इस वाक्य के अंश में कौन सी त्रुटि है। ठीक है, इस वाक्य के अंश में कौन सी त्रुटि है। अर्जुन को उपदेश दिया कर्म फल पर, या फिर योगी श्री कृष्ण ने, योगीराज श्री कृष्ण ने। यहाँ आपको इसको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि जो इसकी जो त्रुटि है वो है योगीराज श्री कृष्ण ने। ठीक है, तो आपको यहाँ ये वाले आपको आंसर को टिक करना है, योगीराज श्री कृष्ण ने इसका सही आंसर है जिसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है बेमेल चीजों का मिश्रण अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है। यहाँ से आपको लोकोक्ति का आंसर बताना है कि ये कौन सी लोकोक्ति है। इसके लिए आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन देखते हैं। आंख एक नहीं कजरौटा 10-10, आधा तीर आधा बटेर, अंधे के हाथ बटेर, या थोता चना बाजे घना। ठीक है, तो कौन सा होगा यहाँ से आपका आंसर, सेकंड वाला, आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि बेमेल चीजों का मिश्रण। इसके लिए आपका कौन सा आंसर आएगा, सेकंड वाला, आधा तीतर आधा बटेर। ये वाली लोकोक्ति इस पे सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है भानुदय का सही संधि विच्छेद या फिर संधि रूप क्या हो सकता है, यानी कि इसको मिला के पूरा क्या बनेगा। तो भानुदय, भानुदय, भानोदय या भान्योदय। यहाँ से आपका आंसर निकल के आ गया कौन सा, फर्स्ट वाला, भानुदय, यानी कि उ और उ। ठीक है, तो क्या हुआ ये आपका उ। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 में बात की गई है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, पंजाब, गोदावरी, चाल या फिर घर। तो यहाँ से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, घर। ठीक है, चाल, गोदावरी और पंजाब नहीं है, जातिवाचक संज्ञा में आपका आएगा घर। आगे चलते हैं। शयन का सही संधि विच्छेद क्या है, शय अन, शौ अन, शो अन या शेअन। ठीक है, यहां से आपको बताना है कि कौन सा इसका सही संधि विच्छेद है। तो शे अन, ये वाला, ठीक है, आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा गया है दुतर, दु जमा तर का सही संधि रूप क्या है, दुर्तर, दुष्तर, दुस्तर या दुष्तर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड, दुस्तर। प्रश्न 1 में हमसे पूछा गया है बच्चा सारे दिन भर पढ़ता रहता है, इस वाक्य में अशुद्ध भाग क्या है। बच्चा सारे दिन भर पढ़ता रहता है, तो यहाँ से हमें साफ देखने से पता चल रहा है कि बच्चा सारे दिन भर, तो ये अटपटा लग रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहीं से निकल जाएगा। अब देखो ऑप्शंस देखते हैं, बच्चा सारे दिन भर पढ़ता रहता है या कोई अशुद्धि नहीं है। तो अशुद्धि जो है हमें वो दिख रही है, बच्चा सारे दिन भर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अब यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि मोहन इधर आओ, उसके आगे है पूर्ण विराम, जो कि सही नहीं है। आपको यहाँ से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि यहाँ से आपका कौन सा जो ऑप्शन है वो ज़्यादा सही है। तो इसके साथ आपका क्या आएगा, मोहन इधर आओ एक्सक्लेमेटरी, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको ये इस्तेमाल करना है यहाँ। ठीक है, मोहन इधर आओ ये। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, शराब, आतिशबाजी, अफसोस या फिर आवारा। आतिशबाजी, अफसोस और आवारा तीनों क्या हैं, फारसी हैं।
ठीक है, फारसी शब्द है ये। और ये क्या है, शराब देशज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो यहाँ पे जो हमें दिया गया है वो है नारद मोह होना। इनमें से हमारे ऑप्शन है माया मोह में पड़न, शान शौकत दिखाना, दौलत का अभिमान करना, या फिर अमीरी पर गर्व होना। माया में पड़ना जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि शानो शौकत और दौलत का अभिमान करना, अमीरी पर गर्व करना इसके लिए फिट नहीं है। तो माया में पड़ना, नारद मोह होना, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। शब्दों नहीं, यहाँ शब्द होगा, ठीक है। शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। अवधि का करना है तो अवधि, अबधि, अपधि या अपधि, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा उत्तर आएगा वो होगा ये अपधि, ठीक है। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। प्रश्न 6 में दिया गया है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। और हमारा वाक्य है 15 अगस्त, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, यानी कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अब इसके जो ऑप्शंस हैं वो देखते हैं, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल। तो यहाँ से जो उत्तर निकल के आता है वो है सामान्य भूतकाल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा गया है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। मेघ का हमें पर्यायवाची देखना है, सहचर, कुंभा, वारिद या फिर मदकल। तो यहाँ से आपका जो थर्ड ऑप्शन है वारिद, ये आपका सही होगा। सहचर जो है इसके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो है जैसे मित्र, दोस्त, सखा, और इसके बाद भीत, ठीक है। इस तरह से इसके पर्यायवाची शब्द जो हैं मित्र या दोस्त के कह सकते हैं, सहचर हमारे इनके लिए पर्यायवाची शब्द है। और मदकल के लिए आप बोल सकते हैं जैसे हाथी, ठीक है, गज, हस्ती, ठीक है, द्वीप, इसके साथ साथ गजेंद्र। तो इस तरह से काफ़ी सारे शब्द हैं जो मदकल के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ से जो हमने मेघ का जो पर्यायवाची है हमें वो है हमारा वारिद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यहाँ पे जो हमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं अंगारे उगलना, इसके लिए हमें आंसर देखना है आलोचना करना, क्रोध में कठोर वचन बोलना, अपशब्द कहना या फिर दुत्कारना। तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो है अंगारे उगलना होता है क्रोध में कठोर वचन बोलना। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। अब ये वाक्य पढ़ते हैं सारे। माली पौधे लगाते ही चला गया। दूसरा है माली ने पौधे लगा दिए इसलिए वह चला गया। माली ने पौधे लगा दिए और वह चला गया। जब माली ने पौधे लगा दिए तब वह चला गया। तो यहाँ से जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा माली पौधे लगाते ही चला गया। ये है एक सरल वाक्य, क्योंकि यहाँ इनका जुड़ाव किसी ना किसी चीज से दो का हो रहा है। वह चला गया तब वह चला गया, तो इनका जुड़ाव हो रहा है दो वाक्यों का। यहाँ पे सरल वाक्य सिर्फ माली पौधे लगाते ही चला गया, ठीक है। तो ए जो है फर्स्ट जो है वो सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10 में बोला है, दिए गए शब्द में उपयुक्त शब्द का चयन करते रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है उपयुक्त शब्द का चयन करने के लिए, ठीक है। वस्तुतः डैश मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। तो क्या आएगा यहाँ पे, संपूर्ण, चरित्रवान, सहायता या सच्चा, ठीक है। सीधी सी बात है, सच्चा मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात करना है, अंधकारी और अंधकारी, ठीक है। तो इनका जो हमें सही उत्तर देखना है वो है अहंकार, एककंद, समुद्र, दृष्टता, महादेव, भैरव राग या दृष्टता, महादेव। तो यहाँ से जो उत्तर निकल के आता है वो है थर्ड, महादेव, भैरव राग। किसके लिए, अंधकारी और अंधकारी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, दिए गए शब्द का प्रत्यय बताइए। लेखक, तो लेख और अक,
तो इसका जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा, अक। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए या उसका चयन कीजिए। हम किसी भी मनुष्य को भला बुरा कह देते हैं, इसके साथ क्या आएगा, पूर्ण विराम आएगा या फिर इन्वर्टेड कॉमा करेंगे, इसको क्या करेंगे, तो यहाँ से आएगा ये। ठीक है, योजक, यानी कि इसके आगे जो है और कुछ कहना है वो जो जुड़ेगा। ठीक है, तो फोर्थ जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न 14 में पूछा है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। यदि ठंड ज्यादा होती तो मैं बाहर नहीं जाता। ठंड बहुत ज्यादा थी इसलिए मैं बाहर नहीं गया। ठंड ज्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया। जब ठंड ज्यादा थी तब मैं बाहर नहीं गया। तो यहाँ जो सरल वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, ठंड बहुत ज्यादा थी, यानी कि ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया। इसमें पूछा गया है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बिच्छू, बिच्छू, भिक्षु, भिक्षु। ठीक है, तो कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वो सही होगा, फोर्थ, भिक्षु। ठीक है, ये जो है ये सही वर्तनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जिसमें हमसे पूछा है, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। और हमारे लिए वाक्यांश क्या दिया गया है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली क्या कहलाती हैं, माता, वसुंधरा, जननी या वीर प्रसू। तो क्या होगा इसका आंसर, वीर प्रसू, यानी कि माता, वसुंधरा और जननी इसके सही उत्तर नहीं है। सही जो उत्तर होगा वो होगा वीर प्रसू। प्रश्न 2 में हमसे पूछा गया, दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दिया गया है कि इतः जमा ततः क्या बनेगा। ठीक है, मतलब इसको दोनों को जोड़ के हमारा क्या बनने वाला है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है इतस्ततः और इततः, इतः या इत ततः, तो इनमें से जो हमारा पहला ऑप्शन है वो सही है, इतस्ततः। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। शब्द है भ्रम और इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है निश्चित, निर्भम, संशयहीन या निसंशय। तो यहाँ से जो उत्तर होगा वो क्या होगा, निर्भम। ठीक है, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि विशेषण का उदाहरण नहीं है, सुंदर, घबराहट, दोहरा या हरी। यहाँ से जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा घबराहट। ठीक है, घबराहट जो है वो क्या है, विशेषण का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा द्वंद्व समास है इसको जब हम लिखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए रात दिन, ठीक है, या फिर पति पत्नी। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इनके बीच में कौन सा साइन है, यानी कि किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, योजक चिन्ह का। अब अपने उत्तर देखते हैं हम, अर्धविराम, योजक चिन्ह, विराम चिन्ह या फिर अल्प विराम। तो सीधा सा आंसर आपको निकल के आएगा यहाँ पे योजक चिन्ह। ठीक है, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और यही इसकी पहचान भी है। कभी आपके सामने ऑप्शन आए ना और द्वंद्व समास पूछा जाए तो ये आप इसकी पहचान देख सकते हैं कि इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है दो शब्दों के बीच में या दो पदों के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्य के प्रकार की पहचान कीजिए कि ये जो वाक्य दिया है ये कौन सा वाक्य है। ठीक है, जैसे ही राधा आई वैसे ही पार्टी शुरू हो गई। तो इसका जो आएगा सरल, मिश्रित, समुच्चय बोधक या फिर संयुक्त। तो क्या आना चाहिए यहाँ से, जैसे ही राधा आई कॉमा वैसे ही पार्टी शुरू हो गई। तो ये क्या है, मिक्स है, यानी कि मिश्रित। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इसका जो प्रकार है वो कौन सा है, मिश्रित। प्रश्न नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सही नहीं है। तो ऑप्शंस देखते हैं, घोड़ा सड़क पर खड़ा है। घोड़ा सड़क पर खड़ा है अकर्मक क्रिया है या फिर नहीं है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है हमारा, ये तो सही है। उसके बाद है पुलिस ने चोर को पकड़वाया, ये अकर्मक क्रिया है, नहीं, ये अकर्मक क्रिया नहीं है। तो हमारा आंसर यहीं से निकल के आ जा रहा है। तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है मुकेश खाना पकवाता है, ये प्रेरणार्थक है, सही बात है। माधुरी पुस्तक पढ़ती है, ये सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ से सिर्फ सेकंड ऑप्शन ऐसा है जो हमारे आंसर के हिसाब से सही है, यानी कि इसमें जो अकर्मक क्रिया है वो ये इस वाक्य के हिसाब से सही नहीं है। तो सेकंड हमारा सही आंसर है।
प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, मतलब कि यहाँ से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि अपने शुद्ध रूप में है। अतिशयोक्ति, एके, त्योहार, महात्मय, महात्मय। ठीक है, तो पहला जो है अतिशयोक्ति वो सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है दिए गए वाक्य में शुद्ध भाग को चयन कीजिए, यानी कि जो शुद्ध भाग है उसका चयन करना है। तो ये है हमारा, घर के प्रत्येक सदस्यों से यह अपेक्षित है कि वे सद्भावना से रहें। ठीक है, तो यहाँ से हमें ऑप्शन देखते हैं पहले। घर के प्रत्येक अपेक्षित है कि वे सदस्यों से यह या सद्भावना से रहे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा फर्स्ट है वो हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि घर के प्रत्येक सदस्यों, यहाँ से ये भी आ सकता है घर के सदस्यों से यह अपेक्षित है कि वे सद्भावना से रहें। प्रत्येक का यहाँ पे इस्तेमाल करना सही नहीं है, इसका प्रयोग सही नहीं है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो सही है। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है दिए गए शब्द का बहुवचन ज्ञात कीजिए। भारतीय का बहुवचन क्या होगा? भारतीय का बहुवचन क्या होगा बताइए? भारतीयों, भारतीयों। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। इसका भारतीयों का, भारतीयों सही बहुवचन है। ठीक है, एक वचन ये और बहुवचन ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से क्या करिए? स्त्रीलिंग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखो, राष्ट्र, दिन, राज्य या रियासत। सीधी सी बात है, रियासत क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी तीनों हमारे पुल्लिंग में आ जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 में देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है? ठीक है, अब देखते हैं जो हमारे ऑप्शंस हैं। अध्यक्ष जी हमारी बात सुनिए। जो परिश्रमी होते हैं वे ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वाह आप खूब हैं। किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन निकल के आएगा वो कौन सा है? सेकंड। ठीक है, जो परिश्रमी होते हैं वे ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, यानी कि इनमें से जो डिफरेंट है वो कौन सा है? दिन, सवेरा, उषा, प्रभात। अब देखो, सवेरा, प्रभात और उषा एक ही जैसे हैं। ठीक है, इनका जो अर्थ होगा वो एक है, यानी कि भिन्न अर्थ वाला कौन सा हो गया? दिन। ये सुबह की बात हो रही है, सवेरा। ठीक है, और ये क्या हो गया? दिन। तो ये पूरा हो गया और ये है सिर्फ सुबह की बात। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो क्या है? दिन। फर्स्ट ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो पहले अपना ये देखते हैं हम, जो मुहावरा दिया है, घर को जोड़ी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। अब इसका थोड़ा अटपटा सा लग रहा है आपको सुनने में। अब देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। घर घर में मिट्टी के चूल्हे, घर का बेदी लंका ढाए, घर की मुर्गी का स्वाद नहीं होता। देखते हैं, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। अब देखो, इन्होंने बोला है घर को जोगी जोगड़ा। ठीक है, आन गांव का सिद्ध, यानी कि अपने जो घर का ज्ञानी है उसको तो सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन किसी और गांव में आप जाके सिद्धों को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो उसका मतलब है कि आपको चौथे ऑप्शन को सही करना है। घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं है और बाहर आप सिद्ध पुरुषों को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो चौथा जो आपका ऑप्शन है वो एकदम सही है। प्रश्न नंबर 15 में हमसे पूछा गया दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करें, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसमें कौन सा मुहावरा आएगा? वह कक्षा में अवश्य अव्वल स्थान प्राप्त करेगा, क्योंकि उसने, यहाँ पे डैश 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 आएगा और यहाँ आपको इसका मुहावरे का चयन करना है। पहले अपने ऑप्शंस देखते हैं। बीड़ा उठाना, पत्थर की लकीर, पत्थर, अरे ये तो 2 बार हो गया है। अच्छा, इसको यहाँ पे कट करके ना आप एक तीसरा ऑप्शन में डाल लीजिए, जी तोड़ मेहनत करना। ठीक है, ये आप यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, उसकी वजह से ये 2 बार आ गया है। आप इसको कट कर दीजिए और इसके जगह पे जी तोड़ मेहनत करना ये वाला ऑप्शन रख लीजिए। चौथे में है बाएं हाथ का खेल। तो कक्षा में फर्स्ट को कब आ सकते हैं? जब हम जी तोड़ मेहनत करेंगे। सीधी सी बात है, यही ऑप्शन जो आंसर था वो इसमें गिवन नहीं था, तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है आज के कार्यक्रम में मंत्री महोदय का व्याख्यान प्रस्तावित है। इस वाक्य में कौन से अंश में त्रुटि है? ठीक है, तो आपको यहाँ से ऑप्शन दिए गए हैं, प्रस्तावित है, मंत्री महोदय, आज के कार्यक्रम में, का व्याख्यान। तो अब आप यहाँ से देखिए कि कहाँ आपको त्रुटि देखने को मिलती है। आज के कार्यक्रम में मंत्री महोदय का व्याख्यान, यानी कि का व्याख्यान। तो हमारा उत्तर आता है, वो निकल के आता है 4th वन, का व्याख्यान। प्रश्न 2 में पूछा गया है मेरी नौकरानी बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, यानी कि गलती कहाँ है? काम नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी, मेरी नौकरानी। सीधी सीधी हमें गलती जो नजर आ रही है वो है बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो उत्तर है वो है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि व्यर्थ समय गवाना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? गले पड़ा ढोल बजाना, घास खोदना, घास काटना या गठरी मारना। यहाँ से जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा घास खोदना। ठीक है, यानी कि व्यर्थ का समय गवाते हैं, उसके लिए क्या मुहावरा उपयुक्त रहेगा? घास खोदना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, इसमें क्या पूछा है? सुधा किसका मतलब सुधा का जो विलोम शब्द है वो कौन सा है इनमें से? गरल, तरल, सरल या फिर विरल। तो यहाँ से जो हमारा उत्तर निकल के आएगा, बताइए आप कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि गरल। सुधा का क्या विलोम शब्द? गरल है। प्रश्न नंबर 5 में हमसे पूछा गया है रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। माफ कीजिए, यहाँ पे जो आपका वाक्य है वो दिया नहीं गया है, उसे मैं लिख देती हूँ। सीमेंट का डैश होता है। ठीक है, आपको यहाँ से इसको फिल करना है। तो क्या होता है? खनन, निर्माण, सृजन या उत्पादन। सीमेंट का क्या होता है? खनन, निर्माण, सृजन या उत्पादन। उत्तर बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 का 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है, सीमेंट का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, मार्तंड किसका पर्यायवाची है? मार्तंड किसका पर्यायवाची है? तो यहाँ से देखते हैं पर्वत, सूर्य, बादल या फिर समुद्र। सबसे पहले तो आप यहाँ देख लीजिए कि पर्वत के कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो शब्द भंडार है उसको हम कितना भी पढ़ेंगे वो हमारे लिए कम ही रहेगा। तो फटाफट से इसके पर्यायवाची देखते हैं। पहाड़, गिरी, नग, भूधर। इसके साथ और जो हो सकते हैं वो है नगपति कह सकते हैं, तुंग या फिर शिखर। ठीक है, शिखर, शैलपति। ठीक है, तो इस तरह से आपको पर्वत के पर्यायवाची देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य के पर्यायवाची कौन से हैं? सूरज, दिनकर, दिवाकर। इसके साथ साथ आप प्रभाकर। ठीक है, प्रभाकर या भास्कर, अंशुमान, रवि। ठीक है, तो इस तरह से आपने कितने सारे पर्यायवाची देख ली हैं? सूरज, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, अंशुमन, रवि। पर्वत के लिए हमने देखा पहाड़, गिरि, नग, शिखर, शैलपति, भूधर, नगपति या तुंग। इसके बाद समुद्र के पर्यायवाची देख लीजिए। सागर, जलधान, जलधि, नीरनिधि, उदधि या अवधि। ठीक है, आदि। मतलब इस तरह से आगे भी आप इसके और भी पर्यायवाची हो सकते हैं। बचा है बादल। बादल के पर्यायवाची आप देखिए, बादल का होगा जैसे अभ्र हो गया, अभ्र, मेघ, धर, जलधर। ठीक है, जलधर, वारीधर।
तो इस तरह से हमने इन सबके पर्यायवाची दे हैं। मार्तंड का पर्यायवाची इनमें से कौन सा था? सूर्य। ठीक है, यहां से आपका जो उत्तर है वो क्या है? सूर्य। सीमा गई होगी, वाक्य का काल कौन सा है? अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भविष्य या संदिग्ध वर्तमान। सीमा गई होगी यानी कि भूत की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है? अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है, या फिर कौन सा? इन दोनों में से यहाँ ये वाला तो कैंसिल ही हो गया, वर्तमान और भविष्य तो है ही नहीं है, तो भूतकाल है। भूतकाल में कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सीमा गई होगी। गई होगी या नहीं गई होगी बिल्कुल क्या है? निश्चित नहीं है, तो संदिग्ध भूतकाल इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जो ऑप्शन है इसका वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा है? घड़ियां गिनना। घड़ियां गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बेचैनी से प्रतीक्षा करना, बेकार होना, समय खराब होना या समय देखना। यहां से जो उत्तर निकल के आएगा वो कौन सा होगा? बेचैनी से प्रतीक्षा करना। घड़ियां गिनना का मतलब यही निकल के आता है। ठीक है, कि घड़ी देखते रहते हैं हम बार, तो हम किसका वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आया नहीं है इसलिए हम बार बार को घड़ी को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो वो ये है कि बेचैनी से प्रतीक्षा करना, घड़ियां गिनना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में प्रश्न नंबर 9 में हमसे पूछा है, भरत मुनि ने नवम स्थाई भाव किसे कहा है? अच्छा, यहाँ से जो आपको मतलब पता होना चाहिए वो ये कि जो भरत मुनि थे उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में कुल 8 जो भाव हैं उनको बताया था। कुल 8 स्थाई भावों का उल्लेख किया था उन्होंने, जिसमें कि इस तरह से हैं रति, हास, शोक, क्रोध, भय, उत्साह के बाद जुगुप्सा और विस्मय। ये कुल 8 हैं मुख्य जो स्थाई भाव हैं। इसके बाद जो 9वां जो स्थाई भाव था, 9वां स्थाई भाव जो था वो कौन सा था? निर्वेद। ठीक है, निर्वेद जो है वो 9वां स्थाई भाव, मतलब निर्वेद को उन्होंने 9वां स्थाई भाव माना। तो यहाँ से भक्ति, विस्मय, वात्सल्य या निर्वेद, तो निर्वेद ये है आपका 9वां स्थाई भाव। विस्मय तो आपका 8 जो मुख्य भाव स्थाई थे उनमें आ गया। ठीक है, तो 4th हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10 इसमें पूछा है, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, पदार्थवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। ये तीनों हो नहीं सकती। पहला भाववाचक, तो इसका जो उत्तर हो गया वो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। दासत्व क्या है? भाववाचक संज्ञा। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है, वाक जमा ईश का सही संधि रूप क्या है? जब आप इनको जोड़ देंगे तो क्या बन के आएगा? ठीक है, वाक जमा ईश तो क्या बनेगा? वागीश। ठीक है, ये बनेगा। वाकिश, वागिश या फिर वाकीश नहीं बनेगा, वागीश बनेगा। तो ये जो हमारा उत्तर है वो सही है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। क्या पूछा है इसमें? बस यात्रा का प्रमुख माध्यम क्या है? ठीक है, बस यात्रा का प्रमुख माध्यम है। ये जो रेखांकित शब्द है माध्यम, इसको प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द यहाँ से कौन सा हो सकता है? साधन, प्रकार, साध्य या बादल। तो यहाँ से जो सबसे उपयुक्त होगा वो होगा साधन। प्रकार नहीं, साध्य नहीं और बादल नहीं, सबसे उपयुक्त होगा साधन। बस यात्रा का प्रमुख साधन है या बस यात्रा का प्रमुख माध्यम क्या है? तो साधन इसका प्रतिस्थापित शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 इसमें पूछा गया है, पराजय देख शत्रु ने हथियार रख दिए। तो रख दिए यानी कि इस रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हम प्रयोग कर सकते हैं? जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से छोड़ दिए या गिरा दिए, फेंक दिए या फिर डाल दिए। पराजय देख शत्रु ने हथियार रख दिए, तो रख ये कहाँ से आ जाएगा? इसको प्रतिस्थापित कौन सा कर सकता है? इसकी जगह हम कौन से शब्द को का प्रयोग करेंगे? डाल दिए। क्या होगा? पराजय देख शत्रु ने हथियार डाल दिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1 और 1 11 होते हैं, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? अनेकता में बल है, एकता में बल है, असंभव को संभव करना, एक समय में एक ही काम हाथ में लेना चाहिए। तो यहाँ से जो आपका आएगा 1 और 1 11 होते हैं, मतलब कि एकता की बात हो रही है। ठीक है, तो एकता में बल होना। तो यहाँ से जो उत्तर निकल के आया वो है
एकता में बल है, यानी कि 1 और 11 हो जाते हैं, तो शक्ति क्या हो गई, वो दुगनी हो गई, तो एकता की बात हो रही। प्रश्न नंबर 15 और आखिरी प्रश्न जो हमारा आज का है, इसमें बोला हुआ है कि वह सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण क्या होगा, वैसा, इतना, ऐसा या उतना। तो यहाँ से जो चौथा आपका ऑप्शन है वो एकदम सही है। उतना जो शब्द है आपका वो गुणवाचक विशेषण होगा, किसके लिए, वह के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले, जिसमें कि हमसे पूछा गया है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अपने साहस, पराक्रम और शौर्य के लिए राजा विक्रम मशहूर थे। तो आपको देखो, जब मैं बोल रही हूं तो आपको पता चलेगा कि मैंने कहाँ कहाँ एक गैप लिया है। अपने साहस, पराक्रम और शौर्य, यानी कि आपको यहाँ एक कॉमा लगाना है, पराक्रम और शौर्य, साहस, पराक्रम और शौर्य, ऐसे, ठीक है। साहस, पराक्रम और शौर्य के लिए राजा विक्रम मशहूर थे, पूर्ण विराम। अब ये पूरा होता है वाक्य। अब इसके हिसाब से हमने जो यूज किया है ना, उसी के हिसाब से हम अपना वो देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, लास्ट वाला, 4th वन इज द राइट आंसर, मतलब कि कॉमा और पूर्ण विराम, अल्प विराम और पूर्ण विराम। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। माँ नौकर से भोजन बनवाती है। अब माँ नौकर से भोजन बनवाती है, कौन सी क्रिया आ रही है, नौकर से भोजन बनवाती है, प्रेरणार्थक, सकर्मक, पूर्वकालिक या अकर्मक। प्रेरणार्थक, माँ नौकर से भोजन बनवाती है, नौकर से भोजन बनवाती है, तो कौन सा आएगा, प्रेरणार्थक। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। चतुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कमनीय, निपुण, सारंग या मृगांक। अब पहले कमनीय के हम पर्यायवाची शब्द देखते हैं। कमनीय के लिए कौन कौन से ऐसे पर्यायवाची शब्द है जो आपको याद है, उसके साथ साथ जो मैं बता रही हूँ आप उनको भी अपनी नॉलेज में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हम लिखेंगे कमनीय का, सुंदर, ठीक है, सुंदर। उसके बाद कलित, कलित, ललाम, ललाम, ठीक है। उसके बाद मंजुल, मंजुल, या फिर आप बोल सकते हैं रुचिर, रुचिर, चारु, ठीक है, चारु, रम्य, मनोहर, मनोहर, ठीक है। मनोहर के बाद सुहावना, सुहावना। देख रहे हैं ना कितने सारे पर्यायवाची शब्द निकल के आ गए हैं। शब्द भंडार को मजबूत करना बहुत जरूरी है जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो, ठीक है। उत्तम, उसके बाद आता है सुरमय, सुरमय, ठीक है। तो इस तरह से हमने कितने सारे पर्यायवाची शब्द देखे हैं, किसके, कमनीय के। अब बात करते हैं निपुण की। निपुण के कितने सारे हो सकते हैं वो देखते हैं। निपुण में सबसे पहले हम बात करेंगे होशियार, होशियार। उसके बाद पटु, छलिया, छलिया के बाद चालाक, चालाक के बाद प्रवीण, प्रवीण के बाद हम लिखेंगे दक्ष, ठीक है, या फिर कह सकते हैं चतुर, ठीक है। अब निपुण के कौन से आ गए, चतुर। चतुर के लिए ही हमसे पूछा गया था कि कौन सा शब्द का पर्यायवाची है ये, इनमें से कौन सा है, तो निपुण हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो यहाँ से हमें उत्तर पता चल गया, लेकिन हम इनके भी पर्यायवाची शब्दों को देख लेते हैं एक बार। सारंग के पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे, केसरी, केसरी। इसके बाद शेर, शेर। अब आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा कि शेर के पर्यायवाची है ये सारे। सारंग का आपको लगेगा कि थोड़ा टफ है, ये कौन सा शब्द है, कहाँ से आ गया, ऐसे करके होता है ना। लेकिन जब एक ऐसा शब्द हमें देखने को मिलता है जो हमारे डेली रूटीन में, या फिर कह सकते हैं हम जिसको जानते हैं, ठीक है, हमारी नॉलेज के हिसाब से आ जाता है। अब जैसे ये चालाक हो गया, छलिया हो गया, होशियार हो गया, ये तो हम डे टू डे लाइफ में अपनी यूज करते हैं। तो इनसे अगर हमें पूछे तो हम पर्यायवाची आराम से बता देंगे। लेकिन जब निपुण, ठीक है, अब चतुर और निपुण ये हमारे हम यूज नहीं करते निपुण, तो चतुर तो करते हैं, लेकिन चतुर का हमें पता चल जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे मतलब डेली लाइफ में अगर हम कोई भी वर्ड यूज करें या हमारी नॉलेज के बाहर का होता है तो वो हमें ट्रिगर करता है। अब जैसे सारंग है, सारंग के लिए आप शेर, अगर यहाँ पूछते कि शेर का पर्यायवाची बताओ तो आप आराम से बता देते ना, मतलब उसको कैटेगराइज करके भी ऑप्शंस को कि ठीक है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे होता है कि आप अपनी जो अपना शब्द भंडार है उसको खूब बढ़ाइए, मजबूत कर दीजिए उसको, सो दैट क्या होगा कि आपके सामने जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो आप अटकेंगे नहीं, ठीक है। चलो वापस आते हैं, सारंग से हम आए हैं केसरी पे, शेर पे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे महावीर,
महावीर बोल सकते हैं। इसके साथ साथ इसके पर्यायवाची में आप जोड़ सकते हैं हरि, मृगपति, 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 मृगपति के बाद आप मृगराज, मृगराज, ठीक है। उसके बाद नाहर, नाहर, और वनराज भी बोल सकते हैं, यानी कि वन का राजा, ठीक है, या वन पर राज करने वाला, ठीक है। इसके साथ साथ और कौन से रहते हैं, एक होता है शार्दुल, शार्दुल आदि, ऐसे और भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम मृगांक पे। मृगांक के देख लेते हैं एक बार, दो चार पर्यायवाची इसके भी देखते हैं। और जैसे हो गया आपका चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्र, ठीक है, चंद्र, इंदु, इंदु, शशांक, शशांक। इसके साथ साथ एक और सुधाकर, सुधाकर, ठीक है। इस तरह से मृगांक के पर्यायवाची हो गए। तो हमारा जो प्रश्न था वो था कि हमें चतुर का पर्यायवाची बताना था इनमें से, तो जो था हमारा निपुण, और इसके साथ साथ हमने इन सब के भी पर्यायवाची को डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग का सर्वनाम ज्ञात कीजिए। तो रेखांकित भाग क्या है, यह बहुत मेहनती लड़का है, यह बहुत मेहनती लड़का है, नॉट हैं, ये नहीं होगा। वर्तनी आ गई जी, वाक्य का शुद्धिकरण हो गया है। एक क्वेश्चन और निकल के आ गया कि वाक्य का शुद्धिकरण करिए, कौन सा इसमें जो त्रुटि कह सकते हैं कि त्रुटि निकाल दीजिए। तो एक शब्द और हमने यहाँ पे एक प्रश्न को और कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आएगा यह, पहले तो इसका सही ये है कि यह बहुत मेहनती लड़का है, नॉट हैं, ठीक है। अब हैं कभी होता है, ये बहुवचन में आ जाता है, जैसे कि आप किसी और के लिए एक से ज़्यादा व्यक्ति के बारे में बात करते हैं और फिर आप बोलते हैं, उदाहरण के तौर पर राम, श्याम और अनीता बाजार जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि राम, श्याम और अनीता बाजार जा रहे हैं, तो वो सही नहीं है, हैं आएगा वहाँ पे, यहाँ आएगा है, ठीक है। तो ये आपका एक शुद्धिकरण हो गया, वाक्य का त्रुटि आपने निकाल दी। खैर, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। सर्वनाम पूछा है हमसे कि ये जो रेखांकित भाग है इसका सर्वनाम कौन सा है, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेहनती लड़का है। अब जब हम बात कर रहे हैं तो हम किसी को देख के या किसी की तरफ इशारा करके या उसको मतलब हमने फिक्स बता दिया है कि यह मेहनती लड़का है, तो हमने निश्चित रूप से बताया है कि यह मेहनती लड़का है। हम ये नहीं, इस वाक्य को पढ़ के आप मतलब डाउट में नहीं हैं कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि हमने सीधा सीधा डेमोन्स्ट्रेट होता है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती है, उसको यूज करते हैं आप, तो वो ही है ये, ठीक है। आपने यह बहुत मेहनती लड़का है, मतलब आपने पूरा निश्चित रूप से आपने बता दिया है ये। तो यहाँ से जो हमारा उत्तर होगा वो कौन सा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है थर्ड ऑप्शन, निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए, यानी कि कर्ण और कर्ण, इनसे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एकदम सही बैठ रहा है इनके हिसाब से, ठीक है। उसके हिसाब से अब पहला है आग, किसान, चमक, चांदनी, कूड़ा, केकड़ा, इंद्रिया और कान। अब देखो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कर्ण और कर्ण, अब इसका मतलब क्या होता है, कान, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं ये भी कहूँ कि तुम्हें दोनों में से एक का मतलब पता है तो भी तुम सही ऑप्शन मार सकते हो। अगर तुम्हें ये डाउट है कि कौन सा ऑप्शन सही है तो भी तुमने उत्तर को ढूंढ लिया है एक तरह से, ठीक है। ट्रिक्स होती है ना, जब आप मैथ्स पढ़ते हैं या फिर रीजनिंग पढ़ते हैं तो आप ट्रिक्स यूज करते हैं, तो उस तरह से हमने अगर देखा जाए तो इसका उत्तर हमने ये निकाल लिया है। लेकिन आपको क्या, जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें मतलब तो उसका भी पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, इसका क्या मतलब होता है, काम या करना बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका कि सीधा सीधा सा मतलब आपका किससे आता है, इंद्रियों से, ठीक है। तो इंद्रियां और कान, ये इसका क्या है, सही उत्तर है। 5वें का कर्ण और कर्ण का जो सही शब्द युग्म है वो है इंद्रियां और कान। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है, देखते हैं। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए, बच्चे खेलने जाएंगे। बच्चे खेलने जाएंगे, ये तो हमें पता चल रहा है कि भविष्य काल की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि आगे जो आने वाला काल होता है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ से देखते हैं संभाव्य भविष्यत काल,
सामान्य भविष्यत काल, हेतु भविष्यत काल या फिर अपूर्ण भविष्यत काल। अब देखो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो है सामान्य भविष्य काल है, बच्चे खेलने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें संभाव्य भी नजर नहीं आ रहा है, हेतु भी नहीं है और अपूर्ण भविष्यत भी नहीं है, तो उत्तर यहाँ से निकल के आएगा सामान्य भविष्यत काल। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। क्या पूछा है देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में। निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ से कौन सा उत्तर आएगा। पहले ऑप्शंस देखते हैं। वह परिश्रमी है क्योंकि ईमानदार भी है। वह जो परिश्रमी होता है वह ईमानदार भी होता है। जो परिश्रमी होता है वह ईमानदार भी होता है, दोनों अलग अलग हैं। यदि वह परिश्रमी है तो ईमानदार भी है, ईमानदार भी है। यदि वह परिश्रमी है तो क्या हो गया, डिपेंडेंसी आ गई है ना। वह परिश्रमी है और ईमानदार भी, तो यहाँ से संयुक्त वाक्य कौन सा है। ठीक है, अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने, आपको 15 क्वेश्चन हम करते हैं, 15 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, सो दैट कि मुझे ये समझ में आए कि क्वेश्चंस का लेवल और ज़्यादा हाई करने की ज़रूरत है या फिर जो अभी चल रहा है वो इनफ है। मैं आपको बता दूं कि ये जो आज हम 15 क्वेश्चन कर रहे हैं ये टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी सोशल साइंस के पेपर में आए थे। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में 8:30 to 10:30 जो हुआ था 2021 में ये एग्ज़ाम हुआ था 9th of September आई थिंक। ठीक है, तो उसी का हम ये अभी जो पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो और मैं जो डेली जो क्वेश्चंस कराती हूँ ना वो भी आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में ही आए हैं। अभी मैं 2021 वाले जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट हैं उनको मैं अभी करा रही हूँ। तो मेक श्योर कि आप इनको बिल्कुल भी मतलब स्किप ना करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, अगर हमने पढ़ लिया तो हम प्रैक्टिस करते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उन्हीं से, तो वही हम करवा रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अभी हम अपने प्रश्न के उत्तर को ढूंढ लेते हैं। वह परिश्रमी है और ईमानदार भी, तो हमारा जो प्रश्न का उत्तर है वो यही है। संयुक्त वाक्य कौन सा होता है जहां आपको वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र या फिर मुख्य जो उपवाक्य होते हैं उनको देखने को मिलता है, वो एक साथ जुड़े होते हैं, उनको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कैसे जुड़ते हैं वो, और, परंतु, इसलिए आदि, इन सब शब्दों से वो जुड़ते हैं, तो वो हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है, अभी हम कोशिश करेंगे कि कंसेप्चुअल वीडियोस भी डालना शुरू करें, सो दैट क्या होगा कि आप उनको वहां से कंप्लीट करके और फिर चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस को लगाना हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही है, और से हमने इसको कनेक्ट किया है, तो संयुक्त वाक्य क्या है हमारा 4th है। प्रश्न नंबर हमसे 8 में पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। अब मिश्र वाक्य कब ज्ञात करेंगे, जब हमें पता होगा कि मिश्र वाक्य क्या होता है। अब देखो, मिश्र वाक्य की मैं अगर आपको एक परिभाषा बोलूं कि जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो तो उसको हम मिश्रित वाक्य बोलते हैं। आपको समझ में आया? नहीं। अब मैं आपको एक और तरह से बताती हूँ कि जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और उस पर जो अन्य वाक्य हैं वो आश्रित होते हैं। ठीक है, आश्रित होते हैं, यानी कि एक जो मुख्य उपवाक्य होता है उसमें और बाकी जो है उस पर अन्य जो है उस पे आश्रित होते हैं उपवाक्य, उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अब यहां से देखो, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे हमारे पास एक सरल वाक्य है कि अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। अब इसमें हम मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे? जो लड़के मेहनती होते हैं, अच्छे होते हैं। अब कोई भी एक सरल वाक्य ले लो, जैसे छतरी वाले आदमी को बुलाओ। ठीक है, उसका आप मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे? उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। समझे? मिश्र वाक्य इस तरह से था। अब वापस आते हैं अपने ऑप्शंस के ऊपर। मुकेश मेरे पास आया इसलिए मैं कर्नाटक चला गया। मुकेश जब मेरे पास आएगा तब मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है आपके पास? मुकेश के आते ही मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। मुकेश मेरे पास आते ही मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। यहां से जो सबसे वाक्य आपको समझ में आएगा वो ये कि जो सेकंड है आपका,
जब मुकेश मेरे पास आएगा तब मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। ठीक है, अब यहां से आपको पता चलेगा कि जो मिश्र वाक्य है वो है सेकंड। प्रश्न नंबर 9 में देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। आकाश में उड़ने वाला, ये तो बहुत ही आसान है। क्या बोलते हैं आकाश में उड़ने वाले को? नभचर। थलचर कौन सा होता है? जो पृथ्वी पर रहते हैं। गोचर को क्या बोलते हैं? बताओ, गोचर को क्या बोलते हैं? गमन या फिर चलना, यानी कि आप इसको तारे या फिर जो नक्षत्र होते हैं उसके रूप में भी इसका अर्थ समझ सकते हैं। ठीक है, खेचर क्या होता है? बताओ, खेचर क्या होता है? पक्षी। ठीक है, पक्षी या फिर खग, वेहग, इस तरह से बोल सकते हैं। ये सब खेचर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में, जो कि है कुछ इस तरह से कि दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्दों यानी कि ये हमें कुछ शब्द युग में दिए गए हैं। ठीक है, इनका हमें कटफल, कटहल, उगलन, उगना, श्यामल, सखी। श्यामल का मतलब होता है सांवला। ठीक है, और सखी होती है सहेली। कल्य, काल, कल्य यानी कि निरोग, और काल यानी कि जो हमारा टाइम पीरियड को शो करता है। ठीक है, तो यहां से जो आपका उत्तर होगा वो होगा कटफल और कटहल। ये तत्सम तद्भव का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। राम, श्याम, अनीता और रोहन बाजार जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये एक पूर्ण वाक्य है, तो जब वाक्य पूरा होता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पूर्ण विराम। और जब एक से ज्यादा लोग है ना, यहाँ पे राम, श्याम, अनीता और रोहन बाजार जा रहे हैं, तो ये राम, श्याम, अनीता। ठीक है, अब अल्प विराम लगेगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये आएगा आपका फोर्थ वाला। यहाँ से यही सीधा सीधा हमें आंसर दिखाई दे रहा है, ये नहीं हो सकते, तीनों ही गलत हैं। ठीक है, तो कौन सा आएगा? फोर्थ वाला। अब प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा गया हमसे उसको देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है ये तो। अनुग्रह का होता है विग्रह, ससीम, निर्वाय और आग्रह नहीं हो सकता। तीनों ही सही उत्तर जो होगा वो होगा विग्रह। अनुग्रह विग्रह का विलोम शब्द होता है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ओट बिचकाना। ठीक है, ओट बिचकाना क्या होता है? होता है प्रेम पूर्वक स्वागत करना, खतरे का काम करना, घृणा प्रकट करना या फिर क्रोध को और बढ़ाना। यहाँ से जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? घृणा प्रकट करना। खतरे के काम करना हो नहीं सकता, प्रेम पूर्वक स्वागत करना नहीं हो सकता, क्रोध को और बढ़ाना भी नहीं हो सकता, तो सही जो होगा वो होगा घृणा प्रकट करना। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। यानी कि मिश्रित वाक्य कौन सा है? यहाँ से विज्ञान गोष्ठी हुई और अनेक वक्ता बोले। ये क्या है? संयुक्त है। विज्ञान गोष्ठी में अनेक वक्ता बोले। ठीक है, इसके बाद एक और है, ये आपको हो ही नहीं सकता। ठीक है, मिश्रित वाक्य। विज्ञान गोष्ठी होने पर अनेक वक्ता बोले, नहीं, विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। सही है, सही वाक्य कौन सा होगा? विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर था वो मिला। अब देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, डिस्कस करते हैं। चलो पहले इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से हमें क्या वही पूछा गया है कि सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त कौन करता है मुहावरे के अर्थ को? झंडे तले आना, झंडा फहराना, फर्ज अदा करना या फिर युद्ध में किसी का पक्ष लेना, देशभक्ति प्रकट करना। झंडा फहराना नहीं है, फर्ज अदा करना नहीं है, युद्ध में किसी का पक्ष लेना होता है झंडे तले आना। सही जो मुहावरे का अर्थ है वो यही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पे आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। सो दिस इज फॉर टुडे एंड थैंक यू।